पबजी का महायुद्ध शुरू हो चुका है, तो अगर आपने भी अपने औजारों को अपग्रेड करने का सोच लिया है तो आज इस वीडियो में हम एकदम लेटेस्ट और हाईएस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस वाले औजारों का, मेरा मतलब फोनों का पता लगाएंगे। वैसे बेस्ट गेमिंग फोन एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप अपनी जेब कितनी हल्की करने के लिए राजी हो। जेब खाली है। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बंटाई टॉपिक गेमिंग फोन्स कौन से हैं 10, 15, 20 और 30 हजार की कैटेगरी में। तो अगर आपको अपना बजट पता है तो टाइमलाइन से आप अपने बजट के फोन पर जा सकते हो, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी बजट भी देख लो, क्या पता मन बदल जाए। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये सभी फोन पबजी या फिर कोई और ग्राफिक इंटेंसिव गेम को चलाने के लिए मस्त हैं। बस जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आपका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा इंप्रूव होता जाता है। कितना प्राइस ऊपर जाने पे क्या क्या इंप्रूव होगा ये मैं आपको साथ साथ समझाता रहूंगा। अभी चैनल पर नए हो तो आपको मालूम नहीं होगा, हमारा गिवअवे चल रहा है इस मंथ के लिए Redmi Note 10 Pro का। पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो पूरी जरूर देखना, और जो जो चीजों पे मैं आपका ओपिनियन मांगू हो सके तो उसको मेरे साथ कमेंट में शेयर करना। अभी शुरू करते हैं अपनी पहली कैटेगरी से, जो कि है 10,000 रुपए के अंदर का बेस्ट गेमिंग फोन। और इस कैटेगरी में हमारी टॉप पिक है Realme का Narzo 30A। तो एक घमासान युद्ध के बाद इस कैटेगरी में विजयी रहा Realme का Narzo 30A Poco M3 और Redmi 9 पावर को हराने के बाद। उस युद्ध के ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया, उसको अगर आपको देखना हो तो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। लुक्स के मामले में उतना खास नहीं है ये फोन, और वैसे भी हम अभी गेमिंग फोन्स की बात करें तो लुक्स को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, और एक 200 रुपए का कवर इस फोन को भी सुंदर बना देगा। हम अभी मुद्दे पर आते हैं, जो कि है इस फोन की परफॉर्मेंस। MediaTek का Helio G85 लगा हुआ है, और इस प्राइस रेंज में दो ही मेजर प्रोसेसर है। अगर मैं बोलूँ तो Snapdragon का 662 हो गया, या फिर ये हो गया Helio का G85। और हमारे कंपैरिजन के दौरान जब हमने कंपेयर किया G85 को Snapdragon 662 से, तो गेमिंग परफॉर्मेंस में Helio G85 ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। और उस परफॉर्मेंस को अच्छे से समझने के लिए हमने 3 टेस्ट किए इन तीनों फोन के। पहला था हमारा Geekbench टेस्ट। अब ये जो स्कोर है ये हमें बताता है कि फोन का सिंगल कोर परफॉर्मेंस कैसा होगा। सिंगल कोर परफॉर्मेंस ही डिसाइड करता है कि हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी। इसकी अगर मैं बात करूं तो Helio G85 इसमें जो लगा है, इसका स्कोर हमारा आया 360। वहीं अगर मैंने दूसरे फोन की जब कंपेयर करी, हमारा हो गया Poco M3 या फिर Redmi 9 पावर, दोनों का ही स्कोर लगभग 300 के आसपास आया। एकदम सेम ही कहानी थी हमारी दूसरे टेस्ट की, जो कि था AnTuTu स्कोर। ये स्कोर हमें बताता है कि फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, सिर्फ प्रोसेसर का नहीं, रैम का हो गया, बैटरी का हो गया, स्क्रीन का हो गया, हर चीज मिला के फोन कितना बेहतर परफॉर्म करता है। तीसरा जो हमारा टेस्ट था वो था CPU थ्रॉटलिंग। ये टेस्ट आपको बताता है कि आप जब लंबे टाइम तक COD मोबाइल जैसी या फिर BGMI जैसी गेम्स खेलेंगे तो आपका फोन कितना हीट होगा, और उसकी वजह से फोन की परफॉर्मेंस कितनी ड्रॉप होगी। अब हालांकि Narzo 30A थोड़ा ज्यादा वार्म होता है इस कैटेगरी के बाकी फोन्स के मुकाबले, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस चीज को थोड़ा जस्टिफाई जरूर करती है। और गेम प्ले की भी अगर मैं बात करूं तो आपको काफी स्टेबल एक्सपीरियंस होगा। 60 FPS पे आपकी BGMI या COD मोबाइल जैसी गेम्स एकदम स्मूथली चल जाएंगी। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.5 इंच की 720p वाली IPS LCD मिल रही है, 270 पिक्सल डेंसिटी वाली। जनरली इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन जरूर मिल जाएगी, लेकिन ब्राइटनेस की जहां तक मैं बात करूं तो वो इस फोन की बाकी की स्क्रीन से ज्यादा है। अगर मैं Poco M3 या फिर Redmi 9 पावर से भी अगर कंपेयर करूं तो 570 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है इसकी स्क्रीन में। वहीं दूसरे जो दोनों फोन हैं उसमें आपको लगभग 400 निट्स के आसपास ब्राइटनेस मिलेगी, तो उसकी वजह से इसका 720p वाला रेजोल्यूशन आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। बैटरी की अगर बात करें तो 6000 mAh की एक ओवरपावर्ड बैटरी इसमें लगी हुई है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। इस कैटेगरी के बाकी फोन्स की मैं बात करूं तो 5000 mAh की तक की बैटरी आपको उनमें मिलेगी। और कंटिन्यूअस हैवी गेमिंग के बाद भी आपका ये फोन 6 से 6.5 घंटे का बढ़िया प्ले टाइम देता है, और रेगुलर यूसेज में तो एक दिन कहीं नहीं गया। कैमरा जो इस फोन में है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा रियर में डुअल कैमरा सेटअप, वहीं फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है। और कैमरा के मामले में मुझे आपको बोलना होगा कि अपनी कैटेगरी के बाकी फोन से ये थोड़ा पीछे है, क्योंकि अगर हम बात करें Redmi 9 पावर की, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर इसमें है। वहीं Poco M3 की भी अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें भी आपको मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। लेकिन फिर हम क्योंकि गेमिंग की बात कर रहे हैं तो कैमरा को अभी मैं सेकंड प्रायोरिटी पर ही रखूंगा, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इस फोन की काफी बेहतर है इन दो फोन से। तो ये था मेरा 10,000 रुपए से कम में आने वाला बेस्ट गेमिंग फोन, जो कि 10,000 का भी नहीं है, 9,000 का ये फोन है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और फोन भी सजेस्ट करूंगा, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है, Poco M3। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ गेमिंग नहीं है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं गेमिंग के साथ, और आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, देखने में आपको मस्त फोन चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं Poco M3 को। अभी आगे जाने से पहले एक काम की बात बताता हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, हमारा गिवअवे चल रहा है
Redmi Note 10 Pro का इस मंथ के लिए। अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो पूरी देखना और मैं आपको कुछ चीज़ों पे आपकी ओपिनियन मांगूंगा, उसको आपको मुझे कमेंट्स में शेयर करना होगा। और इनमें से कोई भी फ़ोन अगर आप लेना चाहें तो उनका बेस्ट प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा अपडेटेड रहता है, तो उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं चलने वाला हूँ अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर, जो कि है 15,000 रुपये के अंदर आने वाला बेस्ट गेमिंग फ़ोन। और उस कैटेगरी का हमारा विनर है पोको X3। 15 से 20 हज़ार के फ़ोन इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं और इस वजह से इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फ़ोन्स भी आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि टक्कर भी उतनी ही तगड़ी होगी। अब बात करें हमारे इस कैटेगरी के विनर के बारे में, देखने में एकदम गेमिंग फ़ोन के जैसा ही लगता है। बैक इसकी ऑल्दो लगती है ग्लास की बनी हुई है, लेकिन है ये प्लास्टिक की, तो उसकी वजह से ये एकदम फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ, स्नैपड्रैगन 732G ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है, जो कि इस कैटेगरी में बेस्ट प्रोसेसर है। और परफॉर्मेंस के मामले में सिर्फ मोटोरोला का जो G40 फ्यूजन है, सिर्फ यही इसको टक्कर दे पाता है, लेकिन बाकी की कुछ चीजें हैं जो इस फोन में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए हमारी इस कैटेगरी का विनर ये नहीं हो पाया। परफॉर्मेंस टेस्ट हमने सेम जैसे पिछली कैटेगरी के थे इस फोन के भी किए, और सिंगल कोर जो परफॉर्मेंस था 550 के आसपास इसका स्कोर आया गीकबेंच का। दूसरे जो फोन है इस कैटेगरी में उनका 500 के आसपास आता है। अंततः स्कोर इस फोन का आया 3.5 लाख, जो इस कैटेगरी में काफी बढ़िया है। PUBG और COD मोबाइल जैसी हैवी गेम्स खेलने पर हीटिंग और CPU थ्रॉटलिंग का इशू देखा ही गया है पोको सीरीज में, लेकिन एंड्रॉइड 11 के अपडेट के बाद जहां इसका CPU पहले 76% पे थ्रॉटल करता था, आज वो 80% तक जाता है। ये CPU थ्रॉटलिंग परसेंटेज को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस कैटेगरी में एक और फोन आता है Realme का 8। अब अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो इसका प्रोसेसर भी लगभग सेम ही स्कोर करता है जैसे कि हमारा पोको X3 का, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसकी CPU थ्रॉटलिंग में। 40% के आसपास इसका CPU थ्रॉटल कर जाता है। उसका मतलब आपका जो स्कोर आ रहा है उसको आप 40% ही मान के चलो। तो भाई हीटिंग की वजह से आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे पोको X3 में, लेकिन ड्रॉप होने के बाद भी इस कैटेगरी के बाकी फोन से वो ज़्यादा है। उसी के साथ 6 GB का रैम मिल रहा है, UFS 2.1 इंटरनल स्टोरेज है 64 GB की, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो 512 GB तक। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि 6 GB का रैम होने के बाद भी मुझे इसमें थोड़े बहुत लैग्स और जिटर्स देखने को मिले, और वो मोस्टली थे MIUI के बग्स की वजह से। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इस फोन में काफी कमाल है। 6000 mAh की आपको एक पावरफुल बैटरी मिल रही है, जो कि 7 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देगी अगर आप बढ़िया इसका स्ट्रॉन्ग एक गेम प्ले इसमें कर रहे हो। वहीं एक नॉर्मल यूसेज के दौरान आपका 1 से 1.5 दिन तक का यूसेज कहीं नहीं गया है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस फोन को 1 घंटा 45 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। कैमरा जो इसमें है 64 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जिसके साथ आपको 13, 2 और 2 मेगापिक्सल के 3 और कैमरास मिल रहा है, तो एक क्वाड कैमरा सेटअप बनाता है। और वहीं फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर मिल रहा है। डिस्प्ले इसमें जो है 6.67 इंचेस की एक IPS LCD है, 450 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 240 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ गेमिंग के लिए एक अल्टीमेट स्क्रीन बन जाती है ये। तो ये था हमारा 15,000 रुपए के आने वाला बेस्ट गेमिंग फोन। एक चीज ऑल्दो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आजकल आपको मालूम ही है कि चिप्स की कमी चल रही है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं। उसकी वजह से फोन्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि जब आप भी इस फोन को चेक कर रहे हैं तो ये 15,000 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा है। उस टाइम पर अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आप 15,000 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तो एक और फ़ोन है जो आप कंसिडर कर सकते हो, Redmi Note 10S। Redmi Note 10S अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बराबर का लगभग उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, एमोलेड स्क्रीन आपको मिल रही है, G95 प्रोसेसर उसमें मिल रहा है, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा कंसिडरेशन है। उसके बाद एक और फ़ोन भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस बजट रेंज के आसपास आप फ़ोन ढूंढ रहे हैं, 16 साढ़े 16 हज़ार रुपये की रेंज में एक और फ़ोन आता है Redmi Note 10 Pro। तो उसमें अपग्रेड आपका क्या हो जा रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम प्रोसेसर के साथ साथ आपका स्क्रीन इसमें एमोलेड हो जा रहा है। तो इस कैटेगरी का फाइनल वर्ड ये हुआ कि अगर आपका बजट टाइट है, Redmi Note 10S एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बजट थोड़ा लूज है, आप थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, तो आप Note 10 Pro की तरफ जरूर देख सकते हैं। और हाँ, ओवरऑल एक बेस्ट जो वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है फिर भी पोको X3 ही लगता है। और अभी मैं चलता हूँ अपने अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है 20,000 रुपये से अंदर के बेस्ट गेमिंग फोन, और उस कैटेगरी का भी हमारा विनर है पोको X3 Pro। अब पोको X3 Pro जो है एकदम सेम दिखता है पोको X3 के जैसे। कुछ कॉन्फ़िगरेशनल अपडेट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल इसमें आपको 732G मिल रहा था, उसमें आपका वो अपग्रेड होके स्नैपड्रैगन 860 मिल जाएगा। अब स्नैपड्रैगन 860 जो है एक फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। अगर मैं 1-2 साल पहले की बात करूं तो लगभग 60 से 70 हज़ार के जो फ्लैगशिप फोन्स होते थे, सिर्फ उन्हीं में आपको स्नैपड्रैगन 860 मिलता था, जहां आपकी इंटरनल स्टोरेज UFS 2.1 SSD थी। इसमें आपकी अपग्रेड होके UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज हो
हो जाएगी 128 GB की। हाँ, पोको में हीटिंग से लैग और FPS ड्रॉप होना एक काफ़ी नोन इशू है, लेकिन फिर भी उस सारे परफॉर्मेंस डिप्स के बाद भी, थ्रॉटलिंग के बाद भी जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा पोको के साथ वो बेहतर होगा इस कैटेगरी के बाकी सभी फोनों से। और जैसे कि मैंने आपको पिछले फोन पोको X3 में बताया था, पोको X3 Pro में भी सेम ही चीज़ है। आपके एंड्रॉयड अपडेट्स के बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जा रहा है। अब गेमिंग रिलेटेड जो हार्डवेयर है वो तो इस फोन में मजे से भरा हुआ है, लेकिन वहीं जो नॉन गेमिंग चीज़ें हैं, एग्जाम्पल इसकी स्क्रीन होगी या फिर कैमरा हो गया। स्क्रीन इसकी अभी भी IPS LCD है, जो कि इस कैटेगरी के बाकी फोन्स हैं बहुत से फोन्स में आपको सुपर एमोलेड मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि हम गेमिंग फोन्स की बात कर रहे हैं तो 20,000 रुपये के अंदर कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो आपको स्नैपड्रैगन 860 दे पाए, और गेमिंग के लिए प्रोसेसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं भी चलता हूँ अपनी लास्ट और फाइनल कैटेगरी की तरफ, जो कि है 30,000 रुपये से अंदर का बेस्ट गेमिंग फ़ोन। और इस कैटेगरी का हमारा विनर है वीवो का iQOO 7। फ्लैगशिप किलर्स में सबसे खूबसूरत दिखने वाला ये फ़ोन स्क्वाश सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है, और डुअल टोन जो इसका ये लुक है मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और इस ग्लास बैग की सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि इसमें फिंगरप्रिंट भी नहीं आता है, तो आपको बार बार इसको चमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जो नेगेटिव है बिल्ड क्वालिटी में, मुझे लगता है कि इसका जो प्लास्टिक फ्रेम है वो इसकी प्रीमियम फील को थोड़ा सा कम ज़रूर कर देता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 870 5G प्रोसेसर इसमें आपको मिल रहा है। अब इसमें परफॉर्मेंस तो ठूस ठूस के भरी है, लेकिन वहीं अगर आप 5G पे ध्यान दे रहे हैं तो वो सिर्फ नाम के लिए ही है, क्योंकि एक बैंड इसमें है N78। अब हो सकता है कि बाय टाइम OTA अपडेट्स के बाद कंपनी इसके बाकी 5G बैंड्स को भी अनलॉक कर दे, लेकिन अभी के लिए आपको इसके 5G को सीरियस लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। 8GB डेडिकेटेड रैम के बाद 3GB आपको ऑप्शनल रैम भी मिलती है, जो कि करती क्या है, आपके इंटरनल जो स्टोरेज होता है फोन का उसमें से 3GB को यूटिलाइज करेगी और उसको यूज करेगी एज अ रैम। हमने इनिशियली आपको बताया था कि गेमिंग की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए गीकबेंच स्कोर होता है, और वो जो है इस फोन का 1000 से ऊपर का इस फोन का गीकबेंच स्कोर दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं AnTuTu स्कोर की अगर मैं बात करूं तो स्नैपड्रैगन 870 के साथ इस फोन का जो स्कोर है वो है 7 लाख। 30,000 तो छोड़ो, 40-50 हज़ार तक के फोन्स में भी आपको इतना स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। और उस स्कोर की सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो है इसकी ग्रेफाइट कूलिंग, जो इस फोन को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देता। CPU थ्रॉटलिंग की अगर मैं बात करूं तो 90% पीक परफॉर्मेंस पे चलता है। इसका मतलब फोन गर्म होने के बाद भी गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। 4400 mAh की इसकी बैटरी शायद साइज में उतनी इंप्रेसिव ना हो, लेकिन फास्ट चार्जिंग उसमें आपको मिलती है 66 वाट की। 66 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आपका जो ये फोन है फुल चार्ज हो जाएगा 30 मिनट के अंदर। और बढ़िया हीट मैनेजमेंट की वजह से आपका जो गेम प्ले है 6 से 7 घंटे तक बढ़िया से चलने वाला है। और अगर आपका नॉर्मल यूसेज है तो भाई 1 से 1.5 दिन का यूसेज कहीं नहीं गया है। रियर में इसके 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का एक मोनो कैमरा है। अब इसकी जो नंबर्स हैं वो देख के शायद आपको लगेगा कि भाई 30,000 रुपये के फ़ोन में 48 मेगापिक्सल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। रेफरेंस के लिए कुछ पिक्चर्स मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो आपको आइडिया होगा कि लो लाइट में कितना बढ़िया परफॉर्म करता है इसका कैमरा। और अगर आपको मालूम नहीं है, इसका एक लेजेंड वर्जन भी आता है iQOO 7 लेजेंड, जो कि 40,000 का फ़ोन है, और परफॉर्मेंस उसका ऑब्वियसली इससे कम नहीं है। और साथ ही में उसमें जो कैमरा है वो आपको मिल रहा है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ। तो जैसे आपके DSLRs में कैमरा काम करता है ना, इसका भी वैसे ही काम करेगा। अगर आपका बजट 30,000 तक स्ट्रिक्ट नहीं है, 40,000 तक आप जा सकते हैं, तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है गेमिंग के लिए और फोटोग्राफी के लिए। तो अभी इस कैटेगरी के फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपका बजट 30,000 रुपये के अराउंड है तो ये फ़ोन एक बेस्ट ऑप्शन है गेमिंग के लिए। एक और फ़ोन है इस कैटेगरी में जो कि आने वाला है, Realme GT 5G। अब इस फ़ोन का जो प्राइस है बोला जा रहा है कि 30-32 हज़ार रुपये के आसपास होगा, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा, जहां आपको इसमें स्नैपड्रैगन 870 मिल रहा था, जो कि ऑलरेडी एक फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। आपको उस फोन में Realme GT 5G में स्नैपड्रैगन 888 मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली वो इससे कहीं और आगे होगा अगर उसमें ये मिल जाता है। तो अगर आप एक गेमिंग फोन लेने का डिसाइड कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पर हम अपडेटेड रखेंगे कौन सा फोन आपके लेने के समय बेस्ट है गेमिंग के लिए आपके बजट में। तो ये थे हमारे आज के बेस्ट गेमिंग फोन 10, 15, 20 और 30,000 रुपये कैटेगरी के, और 40 वाला भी हमने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है। और अगर आपको याद हो, मैंने इनिशियली आपको बताया था हमारा गिव अवे चल रहा है Redmi Note 10 Pro का, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना है कि आपको इन सब में से कौन सा फोन सबसे बढ़िया लगा, और बंटाई टेक की ऐप पे जाके उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।